Hello beta, welcome in the plus one class physics. Students, in previous video we discussed about the Newton's second law is the real law of motion, and also we discussed about the applications of third law of motion. Students, today we will discuss with you the next topic, that is principle of conservation of linear momentum. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम बेटा, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम बेटा, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोज what is the linear momentum. तो बेटा आई told you amount of motion contained in a body when body is moving in a straight line, that is called linear momentum. And also I told you I discussed with you various cases regarding linear momentum. तो बेटा आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। बेटा अगर आपको याद हो, जब हमने प्लस वन का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही मैंने कंजर्वेशन के बारे में बात की थी। जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात की थी, कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात की थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात की थी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम की वहाँ पे भी बात की थी, यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। तो बेटा ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लिख लेते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, in an isolated system, बेटा आप, मुझे लगता है कि आइसोलेटेड सिस्टम भूल गए होगे, बट मैंने उस टाइम बिल्कुल क्लियर करवाया था बेटा। एक ऐसा सिस्टम विच इज़ फ्री फ्रॉम द बताइए एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसे आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं बेटा। इंटरनल फोर्सेज तो लग सकती हैं, बट आइसोलेटेड मतलब बाहर से प्रेशर का इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, वो नहीं लग सकता उस सिस्टम के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम या फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, द वेक्टर सम ऑफ linear momenta of linear vector sum of linear momenta या momentum of linear momenta of all bodies of the system, all bodies of momentum of all bodies of system is conserved. ओके, कंजर्व्ड मतलब बेटा कांस्टेंट, आप ये कह सकते हो कांस्टेंट। तो क्या कहता है बेटा, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर सिस्टम आपका आइसोलेटेड है बेटा, तो वेक्टर सम ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडी, जितनी भी बॉडी है, चाहे एन बॉडी सिस्टम है वो, तो एन बॉडी है या 2 बॉडी या 3 बॉडी है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी, तो सभी बॉडी का मोमेंटम का सम करते हुए, वेक्टर डालते हुए, वो लिनियर मोमेंटम जो आएगा वो क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, वो दैट विल रिमेन कांस्टेंट। वही हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब बेटा बॉडी का इंडिविजुअल मोमेंटम की बात कर लीजिए या सभी बॉडीज़ का मोमेंटम के सम की बात कर लीजिए, सभी का मोमेंटम क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा, दैट डज नॉट चेंज बेटा। तो इसको हम ड्राइव करने वाले हैं। डेरिवेशन में देखना, अब मोमेंटम का मतलब होता है बेटा मोशन जो भी है वो चेंज नहीं होगी अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगता है। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ने यही बोला था बेटा, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यही बोला है ना। अगर बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 लग जाए, एफ इज इक्वल टू 0, तो डी पी बाई डी टी, किसी भी पैरामीटर का डेरिवेटिव 0 हो जाए, इसका मतलब क्या बेटा, वो पैरामीटर क्या बेटा, कांस्टेंट है। क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मोमेंटम क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट आ गया। कब कांस्टेंट कब आया मोमेंटम, जब फोर्स क्या बेटा 0 है। तो हमने भी यही बात किया है कि हमारा सिस्टम क्या भाई, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके ऊपर बेटा एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगी, 0 रहेगी, और वही हम प्रूव करना चाहते हैं। तो मान के चलते हैं बेटा कि हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर एन बॉडी सिस्टम है। कितनी बॉडी है हमारी, एन बॉडी सिस्टम है। और मान लीजिए एन फर्स्ट बॉडी का मास M1, सेकंड का M2, थर्ड का M3 करते हुए nth बॉडी का मास भाई Mn है। तो एन बॉडी सिस्टम है और मासेज हैं। और मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉडी कितने वेलोसिटी से मूव कर रही है, फर्स्ट बॉडी V1 से, सेकंड V2 से, थर्ड V3 से करते हुए लास्ट भाई Vn की स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो ये था आपका बेटा। तो कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n बॉडीज of masses m1, m2, m3, mn moving with velocity v1, v2, v3 and vn respectively बेटा। अब देखिए
जो टोटल लीनियर मोमेंटम है ऑफ ऑल द बॉडी वो कैसे देखें, मान लीजिए सभी बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम आया बेटा पी, क्या है बेटा पी। अच्छा वो कैसे निकलेगा, सभी बॉडी का इंडिविजुअल जोड़ो बेटा m1v1, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, दिस इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी, दिस इज द मोमेंटम ऑफ थर्ड बॉडी। तो मैंने आपको बताया हुआ ना कि मास की वेलोसिटी से प्रोडक्ट कर दें तो दैट इज मोमेंटम बेटा m4v4 बेटा, करते करते लास्ट में mn/vn बेटा। तो ये क्या आ गया, सभी का मोमेंटम तो आ गया। तो इंडिविजुअल बॉडी का वेक्टर सम करते हुए जो मोमेंटम का सम है दैट इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो ये पूरी बॉडी का एन बॉडीज का मिला के एक मोमेंटम बढ़ा दिया दैट इज पी। सिमिलरली इंडिविजुअल वेलोसिटी है तो बेटा, लेकिन अगर पूरे बॉडी की बात करें, ये एन पार्टिकल सिस्टम है, एन बॉडी सिस्टम है, तो उस पूरी बॉडी का वेलोसिटी मान लीजिए बेटा कैपिटल पी, क्या बेटा कैपिटल वी। लेट कैपिटल वी क्या भाई, इस बॉडी की टोटल वेलोसिटी है जो एन बॉडीज़ को जोड़ा है, इनको जोड़ने के बाद जो लीनियर वेलोसिटी है कंप्लीट बॉडी, तो वो वी है बेटा। तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी बेटा, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट बॉडी, पूरी बॉडी का मोमेंटम है बेटा यू। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, एफ इज इक्वल टू dp/dt, यही कहता है। अरे एफ इज इक्वल dp/dt, तो एफ वैक्टर इज इक्वल टू d/dt यहीं डाल लीजिए। p वैक्टर की वैल्यू कितनी है बेटा, mv सेंटर ऑफ मास। तो बेटा मास तो कांस्टेंट है पूरी बॉडी का, पूरी कंप्लीट बॉडी का जो एन बॉडी से मिलकर बनी है उसका मास कांस्टेंट, उसको बाहर ले लीजिए बेटा। एफ इज इक्वल टू m बाहर आ गया बेटा, d/dt दैट इज वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास बेटा। ओके, और dv/dt क्या बेटा, दैट इज एक्सेलरेशन। अरे क्या ये, दिस इज द एक्सेलरेशन बेटा। ठीक है, तो यू कैन से दैट सेकंड लॉ तो यहाँ से बन गया। बट अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं बेटा, हमने बात करी है कि f इज इक्वल टू dp/dt, ये आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, अरे आइसोलेटेड सिस्टम है भाई, तो यहाँ पे dp/dt भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेरिवेटिव किसी का 0 दैट इज p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। और p क्या बेटा, पूरे बॉडी का मोमेंटम है। पूरी बॉडी मतलब बेटा ये बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, एन बॉडी से, यानी एन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिनके मास m1 m2 mn है। तो ये कंप्लीट बॉडी का मोमेंटम भी क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट आ गया। यही हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो m1 v1 m2 v3 m3 mn vn ऐसे करते हुए जो वो सारा का सारा सम क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट आएगा। यही हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, वो हमने इसमें प्रूव किया। तो इसका मतलब बेटा जो आपका फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम था m1 v1, सेकंड का बेटा क्या था m2 v2, थर्ड बॉडी का क्या था बेटा m3 v3, और डॉट करते हुए mn vn। तो बेटा ये सारा का सारा क्या था, कांस्टेंट आया है। क्या है बेटा, कांस्टेंट। यही हम प्रूव करना चाहते हैं, यही हम क्या करना चाहते हैं बेटा, प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन मोमेंटम में। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या बेटा, रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन मतलब बेटा ये गन प्रॉब्लम है। बेटा जब आप किसी गन से कोई बुलेट को फायर करते हो तो बेटा क्या होगा, बुलेट तो आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ आती है। तो बेटा वो जो गन जिस वेलोसिटी के साथ आती है बैक साइड में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं बेटा रिकॉइल ऑफ गन। तो इसका मतलब क्या है बेटा, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन रिकॉइल्स, यानी कि मूव्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। ठीक है, तो बेटा यही बात उसमें बताना चाह रहा है वो कि व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड, तो होगा क्या बेटा, व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड लिख लेते हैं, व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड, जब कोई बुलेट को आप फायर करते हो, तो व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, फ्रॉम ए गन, तो होगा क्या बेटा, द गन रिकॉइल्स, द गन रिकॉइल्स। और रिकॉइल का मतलब क्या बेटा, दैट इज़ जो गन क्या करेगी बेटा, इट मूव्स इन ए डायरेक्शन, इट मूव्स इन ए डायरेक्शन, इट मूव्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट, मोशन ऑफ बुलेट। यानी कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आती है बेटा, गन आती है। तो बुलेट आगे की तरफ फायर होती है तो बेटा गन क्या करती है, पीछे की तरफ आती है। तो जिस वेलोसिटी से वो आती है बेटा उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है,
तो वैन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, गन रिकॉइल्स, यानी कि गन क्या करेगी, दैट इज इट मूव्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट बेटा। तो कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव करती है गन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई ये गन है, ठीक है बेटा, और इसमें बुलेट्स हैं, ये बुलेट्स फायर की है इसने, ठीक है। तो बुलेट फायर की है, ये गन है। तो बेटा सिंपली सी बात करते हैं हम यहाँ पे, मान लेते हैं कि स्मॉल m1 क्या है बेटा, मास ऑफ बुलेट, क्या बेटा, मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास है। और m2 क्या बेटा, मास ऑफ गन है, क्या भाई, मास ऑफ गन, ठीक है बेटा। सिमिलरली हम बात करते हैं बेटा v1 क्या है, v1 दिस इज़ द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये बुलेट की वेलोसिटी है भाई। और बेटा v2 क्या है, v2 क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन बेटा, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। अच्छा बताइए बेटा बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग देखा जाए, फायर करने से पहले, बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले बेटा बुलेट भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में बेटा, तो दोनों का मोमेंटम कितना बेटा, जीरो, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कितनी है बेटा, जीरो। आफ्टर फायरिंग बेटा, आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद अगर देखा जाए तो बेटा मोमेंटम कितना, बुलेट का मास कितना था, m1 वेलोसिटी कितनी है बेटा, v1, गन का मास कितना बेटा, m2 वेलोसिटी कितनी है बेटा, v2। तो ये है आफ्टर फायरिंग मोमेंटम का सम। तो बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग कहते हैं कि दोनों सेम आएंगे, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे बेटा। तो बिफोर फायरिंग दोनों का मोमेंटम कांस्टेंट है ना, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो बिफोर फायरिंग जीरो था, आफ्टर फायरिंग बेटा कितना, m1 v1, ये क्या बेटा, m2 v2 बेटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल हमें निकालने क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि v2 निकालनी है हमने यहाँ पे। तो इसको इस तरफ ले जाइए बेटा, माइनस m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2 बेटा। हमें निकालनी क्या है भाई, v2 रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, तो माइनस m1 v1 डिवाइड बाई m2 बेटा। और दिस इज योर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द बेटा गन। तो गन जिस वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ आती है बेटा, वो उसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ से एक बात पता बेटा, देखो v2 और v1 के डायरेक्शन क्या बेटा, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो गन किस तरफ आएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ये आपका साइन से पता चलता है बेटा, ठीक है। और सेकंड वन थिंग क्या बेटा कि m2 क्या बेटा, m2 इज़ द मास ऑफ द, m2 क्या, मास ऑफ द गन है ना, मास ऑफ द गन है, बिल्कुल सिंपल बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए हैवियर गन है ना, जो हैवियर गन है इट रिकॉइल विद स्मॉलर वेलोसिटी, क्योंकि मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, तो जितनी ज़्यादा हैवियर गन होगी उतनी ही कम रिकॉइल करेगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी रिकॉइल कम हो जाएगी। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन द बेटा कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। तो इसमें आपने यही देखा कि मोमेंटम का सम बिफोर कोलिजन सॉरी फायरिंग और आफ्टर को फायरिंग बेटा क्या रहा, ऑलमोस्ट सेम रहा बेटा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं बेटा। सेकंड एप्लीकेशन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सेकंड एप्लीकेशन में क्या बोला उसने, कहता है कि वैन फायरिंग या वाइल फायरिंग गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर। तो बेटा जब फायर करते हैं, वाइल फायरिंग जब फायर करते हैं तो आपने देखा होगा जो गन है बेटा, द गन मस्ट be held tightly the gun while firing the gun must be held tightly to the shoulder तो while firing the gun must be held tightly to the shoulder बेटा। तो कहते हैं कि जब फायरिंग करते हैं तो जो गन है ना वो टाइट रखी जाती है टू द शोल्डर, अपने कंधे के साथ। इस ऐसा क्यों करते हैं, दिस वुड सेव हर्टिंग द शोल्डर, इससे है ना शोल्डर को हर्ट नहीं होता, चोट नहीं लगती। तो दिस वुड सेव हर्टिंग द शोल्डर व्हेन द गन इज हेल्ड टाइटली द बॉडी ऑफ द शूटर एंड द गन बिहेव एज वन बॉडी। बेटा यहाँ नोट करो, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन द गन इज हेल्ड टाइटली बॉडी ऑफ द शूटर एंड द गन बिहेव एज ए वन बॉडी, ठीक है, एक बॉडी की तरह काम करेंगे। गन और मैन उसकी शूटर की बॉडी बिहेव एज द सिंगल बॉडी। टोटल मास बिकम लार्ज, मास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी फॉर्मूला में बताया था बेटा, अगर मास ज़्यादा हो जाता है तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, दिस वुड हर्टिंग द शोल्डर, ठीक है, सेव करेगा, दिस वुड सेव हर्टिंग द शोल्डर बेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन,
अब बात करते हैं बेटा थर्ड एप्लीकेशन की। बेटा जितने भी रॉकेट्स फ्लाइट करते हैं जेट प्लेन्स, तो उसके अंदर भी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम की बारे बात होगी। फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स एंड जेट प्लेन्स फ्लाइट ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन्स। कहते हैं कि इन रॉकेट एंड जेट प्लेन्स की अगर बात करें तो जो फ्यूल है इट इज़ बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन कंब्यूजन चैम्बर। तो द हॉट एंड हाईली कंप्रेस्ड गैसेज एस्केप थ्रू द नैरो ओपनिंग। बट आपको पता है रॉकेट के अंदर क्या होता है, जो गैसेज होती हैं, जब ईंधन उसमें फ्यूल उसमें जब बर्न करता है उससे गैस बनती है बेटा, और वो गैस किसकी तरफ बेटा, नीचे की तरफ निकलती हैं। तो वो गैस क्या करती है बेटा, दे एक्सर्ट द प्रेशर, ठीक है ना। तो वो प्रेशर लगाएंगी और गैस बैकवर्ड यानी कि अर्थ की तरफ कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, और मूव करेगी तो मोमेंटम है बेटा। तो इससे क्या होगा बेटा, जो गैस है वो दे एस्केप फ्रॉम द नैरो नोजल विद ए हायर वेलोसिटी। एज ए रिजल्ट ऑफ एस्केपिंग गैस एक्वायर लार्जर मोमेंटम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब कोई रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है बेटा, तो गैसेज किस तरफ मूव करती है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं विद लार्ज मोमेंटम। और बेटा जितना मोमेंटम नीचे की तरफ होगा इतना ही मोमेंटम किस तरफ होगा बेटा, फॉरवर्ड मोमेंटम होगा, इतना ही ऊपर जाएगी जितना नीचे की तरफ गैस पर प्रेशर लगाती हैं। एक्शन एंड रिएक्शन भी लग रहा है यहाँ पे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लग रहा है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम भी लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि बेटा देखा जाए रॉकेट के अंदर है क्या, सिंपली अगर बात करें, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये रॉकेट आपका, ठीक है, इसका एक कंब्यूजन चैम्बर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या गैस बर्न कर रही हैं, तो गैस यहाँ से निकलेंगी, तो गैस की वेलोसिटी किस तरफ है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जितना एक्शन करेंगे उतना क्या होगा बेटा, रिएक्शन होगा। तो जितना मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतना मोमेंटम अपवर्ड में मिलेगा उसको। तो इसलिए बेटा ये आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, ठीक है बेटा। सिमिलरली व्हेन ए मैन जंप आउट ऑफ द बोट टू द शोर, बोट इज पुश्ड स्लाइटली अवे फ्रॉम द शोर। ये भी आपको पता है, जब कोई मैन जो बोट से जंप करता है तो बोट क्या भाई स्लाइटली पीछे की तरफ मूव करती है ना बेटा। तो ये भी किस पे बेस्ड है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम पे है। अच्छा बेटा एक्सप्लोजन ऑफ बम है, जो बम जब भी एक्सप्लोड करता है बेटा, इट आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लिनियर मोमेंटम बेटा, ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन लिनियर मोमेंटम बेटा एंड आल्सो डेरिवेशन। तो बेटा अगर आपको कोई समझ में नहीं आता कोई पॉइंट तो आप अपना डाउट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।